Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीएस उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आप सभी के साथ में एक बार फिर से जुड़ा हूँ प्लस 2 की फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के। अपने लास्ट जो पढ़ रहे थे आवेश के गुण, उसके बाद में अपना टॉपिक आता है कूलाम का नियम। तो अपना टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम या कुलोम बोल सकते हैं आप, इसे कुलोम भी बोला जाता है इसे। तो अपने आज बात करने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। देखो, आप लोगों को पता है कि आवेश जो होता है, ये आवेश अपने परिवेश को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है, अपने परिवेश के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है। यानी अगर कोई अन्य आवेश, जैसे ये आवेश इसके आसपास आ रहा है, ये उस पर क्या करेगा, एक बल आरोपित करेगा। ठीक है, हो सकता है ये आकर्षित करे, हो सकता है ये प्रतिकर्षित करे, वो डिपेंड करेगा इस पर ये प्लस का है या माइनस का है। ठीक है, तो यानी ये क्या कर रहा है, अपने परिवेश के अंदर जो अन्य आवेश आ रहा है उस पर बल आरोपित कर रहा है। और ये जो बल लग रहा है, इसी बल को क्या बोला जाता है, इसी बल को बोला जाता है विद्युत बल। कौन सा बल बोला जाता है, विद्युत बल बोला जाता है। ठीक है, तो जो कूलाम का नियम है ये इसी विद्युत बल के बारे में अपने को बताता है। देखिए, कूलाम का नियम अपने को क्या बताता है, कूलाम का नियम अपने को बताता है कि किसी स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य, स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी दो आवेश आपके पास में, एक Q1 है एक Q2 है, तो ये जो बल F लगेगा ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। जैसे आप ये मान सकते हो कि आपके पास में कोई दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, और इनके मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो यहाँ जो बल लगेगा ये बल दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले, ये जो बल है ये दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे इनके मध्य दूरी कितनी है, r है, इसका अपने को वर्ग करना है और फिर इसको 1/, में ले जाना है। इससे जो राशि आएगी वो इसके क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी f जो है वो r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक साथ अगर आप लोग लिखो तो क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो f समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², और अगर समानुपाती को हटा देते हो तो एक नियतांक लगा देते हो Q1 Q2 अपॉन r², और वो जो नियतांक है वो यहाँ पर क्या है, k क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। आई बात समझ गए। और k को अपने क्या लिखते हैं, k को अपने लिखते हैं 1/4πε0। क्या लिखते हैं, 1/4πε0। कुछ एक बातें और बताता हूँ आपको। देखिए, आपने क्या लिखा, F इक्वल k Q1 Q2 अपॉन r²। k एक समानुपाती नियतांक है और k किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 के, और इसका मान होता है 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9। अब देखिए ε0 जो है, ε0 निर्वात या हवा की विद्युतशीलता होता है, विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो ε0 जो है वो यहाँ पर क्या है, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। और अगर अपनी बात करें इसके मान की, तो इसका मान होता है 8.854 गुणा 10⁻12। ये तो ε0 का मान है, और k का मान कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9 होता है। बात करें यदि अपने इसके मात्रक की, तो देखो अगर आपको k का मात्रक चाहिए, किसका मात्रक चाहिए, k का मात्रक चाहिए, तो देखो k जो है वो किसके इक्वल आएगा, एक तो आएगा बल के, तो सीधा सा यहाँ पर क्या आएगा, न्यूटन। देखो k की बात कर रहे हैं तो k किसके इक्वल है, f के, तो यहाँ पर क्या आया, न्यूटन। दूसरा, इसको यदि इस तरफ आप लोग भेजोगे तो साथ में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, दूरी है, और गुणा में आएगा तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। अपोन में देखो क्या है, Q1 Q2 है, तो इसके भाग में आएंगे तो क्या बनेगा, ये कूलाम स्क्वायर बनेगा। तो इसका जो मात्रक आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। देखो ये न्यूटन है, इसका मीटर स्क्वायर, और भाग के अंदर क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर। तो इसका जो मान है वो कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
m की स्पत्ति के अंदर ये मान होता है। और अगर एप्सिलॉन 0 के मात्रक की बात करें तो आप देख सकते हो, पहले इसे इस प्रकार से लिख देता हूँ कि f इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने किसकी बात करनी है, अपने एप्सिलॉन 0 की मात्रक की बात करनी है। तो सीधी सी बात, एप्सिलॉन 0 को तो इस ओर ले आओ, f को इसके भाग में भेज दो, तो इसका जो मात्रक लिखोगे ऊपर तो आएगा कूलम्ब स्क्वायर, क्या आएगा कूलम्ब स्क्वायर, फिर भाग में बल आएगा यानी न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ जाता है एप्सिलॉन 0 का मान, और ये आ जाता है इसका मात्रक। अगर आपको बोला जाए कि विमा ज्ञात करो एप्सिलॉन 0 की, तो विमा भी आप लोग लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, आपके पास में कूलम्ब स्क्वायर है, यानी आपके पास में A1 है और T1 है और उसकी क्या है स्क्वायर है। यहाँ देखो M1 L1 T माइनस का 2, और आपके पास में L की पावर कितनी है 2 है, यानी यहाँ कितना है L2 है। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 इक्वल, ये तो बनेगा A2 और T2 और ये, और जो नीचे टर्म लिखी गई है वो बनेगा M1 L1 T माइनस का 2 और L की पावर 2। इसे अगर आप ऊपर की ओर ले जाओ तो ये देखो क्या बनेगा, M ऊपर की ओर जाएगा तो M की पावर कितनी बनेगी माइनस का 1 बनेगी। देखना M को ऊपर लेकर के गए, M की पावर -1। फिर बात करेंगे अपने L की एक पावर तो ये 2 ही है, तो कितनी पावर ऊपर जाएगी 3 पावर ऊपर जाएगी, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा L माइनस का 3। ठीक है, अब देखो आगे अपने, अब अपने बच गया T, कौन बचा अपने पास में T बचा। अगर T ये ऊपर जाएगा तो 2 पहले से है और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर अपनी बात करें A की, तो A पहले से यहाँ पर है, तो A कितना आएगा, A की पावर 2 आएगी। तो ये इसकी क्या आ जाती है विमा आ जाती है, किसकी एप्सिलॉन 0 की। देखो एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूँ, अपने क्या लिखा, अपने लिखा एप्सिलॉन 0 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब की विमा लिखी A1 और T1 और इसकी स्क्वायर की M1 L1 T माइनस 2 बल की विमा होती है, और L की पावर 1 किसकी विमा है M की विमा है, जो अपने मीटर लिखा है, और ये इसकी क्या है स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है तो इसे लिखा A2, इसे लिखा T2, यहाँ M1 L1 T माइनस 2 और यहाँ क्या है L की पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, और तो कुछ है नहीं, M सिर्फ यहीं पर है। M को ऊपर लेकर के जाएंगे, क्या बनेगा M की पावर -1 बनेगी। A की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि और कहीं नहीं आ रहा है, तो A की पावर 2 ये सेम है। अब बात करते हैं अपने L की। देखो एक L यहाँ है 2 यहाँ है, और दोनों जो टर्म लिखी गई है प्लस की है, तो दोनों जुड़ करके कितनी बनेगी L की पावर 3 बनेगी। ऊपर ले जाओगे L की पावर -3 बनेगी। ये देखो T की पावर 2 तो पहले से ही है, और इसे ऊपर और ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा, और कितना बन जाएगा T की पावर 4। तो ये अपने पास में एप्सिलॉन 0 की क्या आ जाती है विमा आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी आपके पास में F के बारे में, K के बारे में और एप्सिलॉन 0 के बारे में। दूसरा आपको ध्यान रखना है K जो एक नियतांक है जो किस पर निर्भर करता है, K का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी K का जो मान है वो बदल सकता है किसके अकॉर्डिंग, माध्यम के अकॉर्डिंग, यानी ये माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है डिपेंड करता है। अगर आप लोग माध्यम बदल देते हो तो K जो है वो अपने आप बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि K किसकी इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और एप्सिलॉन 0 आप देख सकते हो ये होता है किसके लिए, निर्वात या अवा के लिए। इतनी बात समझ में आई। दूसरा फिर से देखो F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r² के, F समानुपाती Q1 Q2/r² के, समानुपाती हटाया नियतांक K लगाया, K समानुपाती नियतांक जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मान 9 × 10⁻⁹ मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो ये जो लिखा हुआ है इसका उल्टा ये है। ठीक है, विमा लिखोगे तो कूलम्ब वाली जो विमा है जो अपने यहाँ लिखे वो इसके लिए नीचे की ओर आएगी, जो नीचे लिखी हुई है वो टर्म कहाँ आएगी ऊपर की ओर आएगी। ठीक है, इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो अपने अलग से बात कर लेते हैं एप्सिलॉन 0 की, और अपनी बात कर लेते हैं माध्यम के लिए। ठीक है, देखो अगर आपके पास में माध्यम हो, क्या हो माध्यम हो, तो F को आपने क्या लिखा, F को लिखा है आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये आपने किसके लिए लिखा है, निर्वात या अवा के लिए लिखा है। अगर आपके पास में माध्यम होता तो आप लोग क्या लिख देते, आप लोग लिख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ जो आप लोगों ने ये लिखा है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसी को क्या बोला जाता है,
निरपेक्ष विद्युतशीलता बोला जाता है। किसको? एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन जो है अपने माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इतनी बातें अगर आप लोगों के समझ में आई तो कुछ एक बातें मैं आपको और बताता हूँ। जैसे एक अपनी बात कर लेते हैं परावैद्युतांक की। किसकी बात कर लेते हैं? परावैद्युतांक की बात कर लेते हैं, और इसको लिखा जाता है एप्सिलॉन आर से, और फॉर्मूला होता है इसका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी आप लोग क्या लिख सकते हो? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। देखो यहाँ परावैद्युतांक अपने को क्या बताता है? आपको पता है कि दो आवेश है, उनके मध्य बल लग रहा है। अगर खाली जगह है, निर्वात है, हवा है, तो वो बल क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। अब आपने क्या कर दिया? उसके बीच में कोई माध्यम भर दिया, तो सीधी सी बात है कि माध्यम जब आप लोग भर दोगे तो उनके मध्य जो बल लग रहा है उस बल का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे ये दो है आवेश है, मान लिया ये सीधा बल लगा रहे हैं, अभी खाली है तो कम बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा। और अगर आप लोग क्या कर दो, इसके बीच में कोई एक माध्यम भर दो, तो इनके मध्य जो बल लग रहा था उस पर क्या होगा? प्रभाव पड़ जाएगा। यानी ये जो बल है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये कितना गुना कम हो रहा है, ये अपने को कौन बताता है? परावैद्युतांक बताता है। और इसी परावैद्युतांक को बोला जाता है अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। क्या बोला जाता है? अपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है। जैसे एप्सिलॉन आर को आपने लिखा, एक तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया? यहाँ से एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल आ गया, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर को ही क्या बोला जाता है? अपेक्षिक विद्युतशीलता बोला जाता है। अगर एप्सिलॉन आर को आप व्युत्पन्न करना चाहो तो आप कुछ ये लिखोगे F0 अपॉन Fm। निर्वात में जितना बल लग रहा है उससे कितना गुना अपने माध्यम में बल लग रहा है, इसके लिए आप लोग क्या करते हो? F0 में Fm का भाग लोगे और उससे किसका मान आएगा? एप्सिलॉन आर का मान आएगा। देखो निर्वात के लिए कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा। यानी एप्सिलॉन आर किसके इक्वल आएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये क्या है आपके पास में माध्यम की विद्युतशीलता जो है ये एप्सिलॉन, और ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और इनका अनुपात जो है किसके इक्वल आ रहा है? अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के इक्वल आ रहा है, ठीक है। जो अपने कुचालक पदार्थ होते हैं उसको अपने पराविद्युत बोलते हैं। दूसरा, अगर आप लोग यहीं से देखना चाहो तो देखो ये जो टर्म है, आपको मैंने बताया कि एप्सिलॉन 0 का जब अपने बात करेंगे तो वो आएगा निर्वात के लिए। एप्सिलॉन आर किसके लिए आता है? अपने पास में एप्सिलॉन आर आता है इस टर्म के लिए, ठीक है, अपेक्षिक विद्युतशीलता के लिए एप्सिलॉन आर। और ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है? निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो अब एप्सिलॉन आर जो है इसका कुछ एक मान होता है। जैसे एप्सिलॉन आर के मान की बात करें तो एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान एक तो आप लोगों को याद रखना है कि निर्वात के लिए इसका जो मान होता है, किसके लिए? यहाँ लिख देता हूँ, निर्वात के लिए जो इसका मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हवा के लिए अगर बात की जाए तो वो लगभग अपने 1 मानते हैं, और होता कितना है? 1.0059 होता है। लगभग कितना मानते हैं इसे? 1 मानते हैं। तो आप बोल सकते हो कि निर्वात या हवा दोनों के लिए कितना होता है? 1 होता है। आप 1 ही लिख सकते हो, और हर एक जगह अपने यही लिखेंगे कि निर्वात और हवा के लिए जो एप्सिलॉन आर है उसका मान कितना होता है? 1। ध्यान रखना एप्सिलॉन आर का मान है, नहीं कि एप्सिलॉन 0 का। एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 गुना 10⁻12 होता है। दूसरा देखो, अगर ऑक्सीजन के लिए बात की जाए, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए इसका मान होता है इतना 1.00053, 3 बार 0 और 5 3, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और दूसरा आपको याद रखना है, स्पेशली इंपॉर्टेंट भी रहता है, सुचालक जो होता है उसके लिए इसका मान कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। सुचालकों के लिए याद रखना है। देखो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है अशुद्ध जल के लिए। जो अशुद्ध जल होता है इसके लिए होता है और 80 होता है। यहाँ जो अपने लिखा है उनमें सबसे ज़्यादा है इसके लिए, अशुद्ध जल के लिए, और कितना है? 80 है। रबर के लिए याद रखो तो रख लेना, रबर के लिए 7 होता है। कांच के लिए 5 से 10 के बीच में कोई एक मान होता है, ठीक है। आपको बस निर्वात या हवा के लिए याद रखना है 1 होता है, और सुचालकों के लिए अनंत होता है। बाकी याद रख सको तो रख लेना, पर जब भी इनके बारे में आता है तो इनके बारे में क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि यदि इनका मान इतना हो तो वो न्यूमेरिकल आपको देगा, ठीक है। बाकी हवा के लिए, निर्वात के लिए या सुचालकों के लिए
मान जो है वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यदि दो आवेशों के मध्य अपने कोई धातु भर दें या कोई सुचालक भर दें तो आपके पास में जो है F का मान कितना आएगा, तो आपको एप्सिलॉन आर की जगह कितना रखना पड़ेगा, अनंत रखना पड़ेगा, और बल का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे देखो अपने माध्यम के लिए बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर देखो आप लोग, ये अपने फॉर्मूला किसके लिए लिखा हुआ है, माध्यम के लिए लिखा हुआ है। अब आपको किसने बोल दिया कि माध्यम के रूप में आपको क्या भरना है, हवा भरनी है। ठीक है, माध्यम के रूप में आपको क्या बोल दिया कि आपको हवा भरनी है, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे F, हवा भर रहे हैं इसलिए 0 लिख दिया, इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, ये देखो ये जो मान है, और क्या लिख दिया आपने, Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया और R² लिख दिया। ठीक है, अब देखो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। आपने क्या लिखा, F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान तो 1 है, Q1 Q2 R²। तो जो बल है वो कितना आ गया, वही आ गया जो देखो यहाँ लिखा था हवा के लिए। ठीक है, एक ये देखो सुचालकों के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है। जैसे यहीं पर आपको देता कि सुचालक के लिए लिखिए, तो फिर यहाँ क्या आ जाता, अनंत आ जाता, और जैसे ही अनंत से किसी टर्म को भाग देते हो तो वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो सुचालकों के लिए बल का अगर मान पूछे, धातुओं के लिए अगर मान पूछा जाए, तो जो चालक होते हैं उन सभी के लिए मान कितना होता है, अनंत होता है। जो धातुएं चालक है उन सब के लिए मान कितना आएगा, एप्सिलॉन आर का अनंत आएगा। और बल के बारे में अगर पूछा जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आई इतनी बात आपके? तो ये अपनी बात है एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन आर की, एप्सिलॉन 0 की। मान करके चलो एग्जाम में आप लोगों के पराविद्युतांक जो आपसे पूछा जा सकता है, नाम इसका अपेक्षिक विद्युतशीलता भी होता है। ठीक है, या फिर यहाँ से कोई एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पर, वो आता है अपने 1 कूलाम की परिभाषा। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि 1 कूलाम को परिभाषित कीजिए, 1 कूलाम को अगर आपको बोल दे कि 1 कूलाम को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ से देखो आप लोग, ये क्या है, ये है। अगर 1 कूलाम की बात करें तो Q1 Q2 की जगह कितना आना चाहिए, 1 कूलाम आना चाहिए। दूरी कितनी आनी चाहिए, 1 मीटर आनी चाहिए। तो बल किसके इक्वल आएगा, इस K के इक्वल आएगा, और इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁹ होगा। बल की इक्वल है तो क्या होगा, न्यूटन होगा। यानी निर्वात या हवा में उपस्थित, निर्वात या हवा में उपस्थित, और एकांक, ऐसे बोलना, निर्वात या हवा में एकांक दूरी पर उपस्थित आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁹ न्यूटन बल कार्य कर रहा है, तो उन दोनों आवेशों का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 कूलाम। समझ में आई बात? यानी ये भी 1 कूलाम का और ये भी 1 कूलाम का। तो 1 कूलाम की परिभाषा कैसे लिखोगे, निर्वात या हवा में उपस्थित 2 आवेशों के मध्य दूरी एकांक हो और उनके मध्य लगने वाले बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो अपने जो आवेश होगा उसका परिमाण कितना होगा, 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो ये अपना वीडियो था कूलाम के नियम के बारे में। यहाँ से आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मान करके चलो पराविद्युतांक वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जो है इस वीडियो को जरूर कर दें, और बेल आइकन दबा दें। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।